जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो ऐसी लेके आएंगे जिसमें आपको बखूबी तरीके से बताएंगे कि हमारे जो सनातन है कितना महान है। उस समय की साइंस कितनी ज़्यादा एडवांस थी एज़ कंपैरिजन टू मॉडर्न साइंस। ऐसे ऐसे सिस्टम आपके सामने, ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सनातन के लेके आएंगे जो आज की साइंस में, हालांकि कुछ ब्रिटिशर्स, कुछ यूरोपियंस ने उनके आगे अपने नाम के टैग जरूर लगा दिए, लेकिन बिलोंग वो सनातन को कर रही हैं। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है वैदिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है आपको पता ही होगा। मैथमेटिक्स में हम 9th 10th में अक्सर स्टडी करते हैं उसको, ट्रायंगल्स वगैरह, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ सिलेंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में थी, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी एक थी, लेकिन आज सिर्फ हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे कि हमारे सनातन में ज्योमेट्री के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं और वो कितना महान है, जो चीज़ें हमें बिल्कुल सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो में भी क्या है, साथ साथ जितनी मुझे नॉलेज है मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। ज्योमेट्री शब्द देखते ही हम भागने लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में गणित के इस ज्योमेट्री पाइथागोरस थ्योरम हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन यह टॉर्चर नहीं होता अगर हमें वैदिक तरीके से गणित और ज्योमेट्री सिखाया जाता। सिर्फ इतनी सी लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। वैदिक तरीके से अगर ज्योमेट्री हमें सिखाई जाती, इतने शॉर्टकट्स हैं, इतने फार्मूलाज हैं कि ऐसे टेक्स्ट पे होती। आज हम ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस की जो अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई ज्योमेट्री है, जो उनके अपने फार्मूलाज हैं, हालांकि प्रेरित तो वो भी सनातन से हैं, उनको फॉलो करके हम ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू सनातन हम उसको स्टडी करते तो दैट कुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को इतनी प्रैक्टिकली गणित और भूमिति के नियम सिखाते थे कि विद्यार्थी दैनिक कार्य करते करते ही ज्योमेट्री सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो फिर हमें यह रट्टा लगाने वाली शिक्षा पद्धति में पाइथागोरस के प्रमेय और यूक्लिड के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों कोई भारतीय गणितज्ञ का नाम मात्र भी हमारे पुस्तकों में नहीं देखने मिलता? कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगता और पर गांव का सिद्ध महंत। दूसरों को तो हमारी संस्कृति से ईर्ष्या और जलन थी ही, लेकिन हमने खुद ने भी अपनी महानता को नहीं पहचाना। आज विदेशी लोग तो वैदिक गणित को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ही कई लोग ऐसे हैं जो किसी खास मकसद से भारत और खासकर सनातन धर्म को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। वो हैं बाबर की औलाद, और वो लोग जो इस देश के है ही नहीं, इटली से आए हैं, कुछ यूके से आए हैं, ठीक है। तो वो लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन कितना महान है, हमारी एंशिएंट साइंस कितनी महान है, हर वीडियो में लगभग मैं जिक्र कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो हमारा भी उत्तरदायित्व ये जरूर है, इसके रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं। अगर कोई हमें अब वैक्सीन को ले लो, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना दी तो वो नल्ले बोल रहे हैं जो वही बाबर की औलाद या इटली वाले, समझ लिया करो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ कि ये तो काबिल ही नहीं है इंडिया वाली, तो वो अमेरिका वाली लेके आओ, वो अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट का वो मोलार डाउन करती हैं चीज़ें वो, क्योंकि हम जो हमारे लोगों ने चीज़ें बनाई उसको हम उतनी रेफरेंस नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। एक कॉमन जो मिडिल क्लास इंसान है, ज़्यादातर लोग अपना कपड़े खरीदने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वुडलैंड जाएंगे। 2-3 कंपनियाँ और हैं फॉरेन की कि जी इसके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई हमें उसकी जगह कोई इंडियन ब्रांड देख लें, अरे यार नहीं, हमें नाइकी के स्नीकर्स पसंद आ जाएंगे, शूज़ पसंद आ जाएंगे, लेकिन इंडियन कंपनीज़ के नहीं आएंगे। अरे ब्रांड, हमारा स्टेटस डाउन होता है अगर हम इंडिया की चीज़ को प्रेज़ करें। हम कहीं ना कहीं इंग्लिश को बोलना मॉडरेटली समझने लग गए, खुद को पढ़ा लिखा होने का एक सर्टिफिकेट यही बनता जा रहा है कि आपको इंग्लिश कितनी बोलनी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद क्या है, इतना ही नहीं, जो चीज़ हमारे देश में अच्छी बन रही हैं उनको डिफेम करके यूरोपियंस की चीज़ों को खास करके ऊंचा दिखाना, वो भी हम कहीं ना कहीं
ये एक गलत जो चल रही है ना, रीत रिवाज सा चल रहा है ये गलत, कि हमारे ही देश के लोगों को नीचा दिखा के यूरोपियंस को ऊपर उठाया जाए, जबकि उनके अब नासा में ही 40% इंडियंस हैं। जो गूगल के CEO पंचाई साहब हैं, मास्टर कार्ड, अडोबी, कहाँ कहाँ जाओगे सारे इंडियंस हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं करते, उनका नाम नहीं लेंगे हम कभी भी। हम नाम लेंगे ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, कि हाँ जी ये अच्छे हैं, इन्होंने ये खोज किया भाई, ये अच्छे हैं। जहाज़ की खोज जो राइट ब्रदर्स जो भी थे उन्होंने की, वो तो सबने बता दिया, लेकिन इंडिया के जिन्होंने खोज की थी वो किसी ने नहीं बताया। जिन्होंने पारा 4-1-2-1 उसका कंबाइन पारा बना के वो जहाज़ बनाया, पंडित जी थे हमारे वो। तो चलो आओ देखते हैं आगे क्या क्या और इस वीडियो में। अभी मैं टॉपिक से लग नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बताया है कि हमारे में क्या खामी है, तो अब सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करेंगे। विरासत को पहचाने और हमारे जीवन में शामिल करें और किसी दुष्प्रचार का शिकार न बने। दुष्प्रचार तो ऐसा भी किया जाता है कि न तो हमारे यहाँ विमान शास्त्र था, न हमारे यहाँ परमाणु विज्ञान था, न हमारे यहाँ आयुर्वेद था, न हमें गणित आता था और न ही हमें ज्योमेट्री आती थी। तो फिर यह क्या है? बिल्कुल। अभी ये मंदिर दिखा रहे हैं, 2-3 मंदिरों के ऊपर तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और भी मंदिरों के ऊपर वीडियोस डालूंगा डिटेल्ड, की कितनी एडवांस वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सारा कुछ, वास्तुशास्त्र, सारा कुछ वहाँ पे एक ही जगह इकट्ठा करके इतनी नॉलेज का भंडार उसमें लगाया। फॉर एग्जांपल आप पीछे जाओगे तो कैलाश मंदिर की आपको वीडियो मिलेगी एक, पूरा उसमें डिटेल मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, अनलेस और अनटिल कि मैं वहाँ पे जाके फिज़िकली उसको स्टडी ना करूँ। तो और भी हैं चीज़ें, बताएंगे आगे। क्या ऐसी आकृतियाँ और ऐसे बड़े बड़े अद्भुत स्थापत्य बिना गणित के और बिना ज्योमेट्री के क्या संभव है? क्या इन्हें जादू से बनाया गया था? इस जादूगरी को करने के लिए हमें उच्च कोटि की ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के पास था। बिल्कुल। और ज्योमेट्री को शुल्बसूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में ज्योमेट्री हमें कई क्षेत्रों में देखने मिलती है। इनमें से पहला है कल्पशास्त्र, यानी कि यज्ञ निर्माण कला, जिसमें हमें ज्योमेट्री मिलती है। दूसरा है ज्योतिष विज्ञान, इसमें भी हमें ज्योमेट्री देखने मिलती है। तीसरा है वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र, यह भी ज्योमेट्री से भरपूर है। और चौथा है श्री विद्या। यह श्री विद्या तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ज्योमेट्री का उपयोग कर यंत्रों का निर्माण किया जाता था। तो आइए जानते हैं। आज भी तो यंत्रों का निर्माण ज्योमेट्री से हो रहा है। कौन सी ऐसी एक भी चीज़ मुझे दिखा दो, मैकेनिकल की, टेक्निकल, कंप्यूटर सिस्टम, कुछ भी दिखा दो जिसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल ना हुआ हो। हर चीज़ में ज्योमेट्री है, हर चीज़ में। कैसी थी वैदिक कालीन ज्योमेट्री? वैदिक काल में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण, कलाकार और कारीगर भी ज्योमेट्री में निष्णांत थे, और इनकी यह विद्वत्ता हमें कल्पशास्त्र में देखने मिलती है। यह कल्पशास्त्र यज्ञ का विज्ञान है। इस कल्प शास्त्र के 2 विभाग है। पहला है श्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों का दिशा निर्देश है, जो अनुष्ठान में बहुत उपयोगी है। और दूसरा विभाग है शुल्ब शास्त्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञ वेदी की तैयारी के बारे में है, और यह ज्योमेट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुल्ब सूत्र का अर्थ है शुल्ब यानी की रस्सी और सूत्र यानी की सिद्धांत या नियम। और यह सिद्धांत यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन समय में नाप लेने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। आज उस रस्सी ने आधुनिक रूप ले लिया तो वह बन गई मेजर टेप। अब हम आपको एक अग्निवेदी दिखाते हैं। इस अग्निवेदी में 3 वेदियां होती है। अग्निवेदी मतलब कि जहाँ पे हवन करते हैं बैठ के ना, वर्गाकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी अर्धवृत्ताकार। इस अग्निवेदी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञ कुंडों का आकार वर्गाकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार है, लेकिन उनका क्षेत्रफल एक समान है। बिना भूमिति के ज्ञान के एक समान क्षेत्रफल वाले आकार नहीं बनाए जा सकते। क्या हमारे ऋषि मुनियों के पास ज्योमेट्री का कोई फार्मूला था जिसकी मदद से उन्होंने समान क्षेत्रफल वाले यज्ञ कुंड बनाए थे? हमारे ऋषियों के पास नाप लेने की एक खास इकाई थी,
जिसे अंगुल कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन में रखा जाता था और जो लंबाई बनती थी उसे एक अंगुल कहा जाता था। यह अंगुल ही माप लेने की स्टैंडर्ड इकाई थी। तो कई लोग कहेंगे कि यह कैसा माप है जो तिल के। कभी किसी ने सोचा था कि तिल के दाने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? आपको एक बता दूं कि तिल का जो दाना है ना, छोटे छोटे तिल के दाने हैं, वो शायद 1/2 सेंटीमीटर उसको रिप्रेजेंट करते हैं शायद। से लिया जाता था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम इंच कहते हैं वह भी 1995 तक 1 इंच यानी पैर के अंगूठे की चौड़ाई जितना माप, और जिसे पूरा यूरोप मानता था उससे पहले इंच यानी जौ के 3 दाने जितनी लंबाई। तो अब आपको समझ में आया होगा। हाँ, टाइम टू टाइम ये मेजरमेंट्स चेंज हुई हैं। कितना स्टैंडर्ड था, क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राचीन भारतीय लोगों ने इन अग्निवेदी की रचना कैसे की। वैदिक काल में वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे बनाते थे? तो आप कहेंगे कि स्क्वायर बनाना तो आसान है, कोई भी बना लेगा। लेकिन स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है अगर आपके पास भूमिति का ज्ञान नहीं है। आप स्क्वायर तो बना लोगे, लेकिन वह 90 डिग्री वाला स्क्वायर नहीं होगा। और इसका सबूत आपको कई घरों में देखने मिल जाएगा। प्राचीन भारत में किसी यज्ञ या स्थापत्य के लिए वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। दिशाओं का निर्धारण सूर्य को देखकर किया जा सकता है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि सूर्य की पोजीशन अलग अलग मौसम में और संक्रांति में बदलती रहती है। तो परफेक्ट दिशा को कैसे निर्धारित किया जाए? उसके लिए हमारे वैदिक ऋषि एक छड़ी को लेते थे और एक डोरी लेते थे। डोरी के छोर पर एक कील को बांधते थे और एक छोर उस छड़ी से बांधते थे और छड़ी को जमीन पर खड़ा कर एक सर्कल दौड़ते थे। और यह काम सूर्योदय से पहले किया जाता था। ये टाइम, ये चीज जो चल रही है ना, ये अभी ये टाइम मेजरमेंट के लिए भी थी कि कितने टाइम हो गया, उसको उस टाइम को देखने के लिए भी यही सेम पैटर्न यूज़ किया जा रहा था। जो भी ज्योमेट्री के लिहाज से बोल रहे हैं, बताने में जितना कुछ बताया बहुत कुछ आया था, लेकिन वो ज्योमेट्री के रिलेटेड नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री के रिलेटेड ही पता चले। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, मैं ऐड ऑन करूँगा जी। छड़ी की परछाई सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ती है और जब सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो उसकी परछाई भी अपना स्थान बदलती जाती है। इन शॉर्ट, जब सूर्य घूम रहा है, मान लो ये सूर्य है और धरती है, जो सूर्य घूम रहे हैं, तो जो मैंने एक बीच में डंडा गड़ाया वो गड़ा है धरती पे, तो उसके जो कोण है जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो चेंज होते रहेंगे। उससे क्या होगा कि मुझे जो मैंने सर्कल बनाना है या फिर मैंने स्क्वायर बनाना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलते जाएंगे। और सूर्यास्त होने पर उसकी परछाई सूर्य के सामने पड़ती है। इस विधि से हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने से हमें पूर्व और पश्चिम रेखा प्राप्त होती है। अब दूसरा स्टेप है स्क्वायर को तोड़ना। अब हमें 5 अंगुल का स्क्वायर बनाना है, तो हम 5 अंगुल की डोरी लेंगे, और 10 अंगुल का स्क्वायर बनाना है तो 10 अंगुल की डोरी लेंगे। उसे लेकर उस पूर्व पश्चिम रेखा पर एक सर्कल दौड़ना है। अब ए को सेंटर में रखकर एक दूसरा सर्कल दौड़ना है। फिर ए और बी के लंबवत पहले सर्कल पर सेंटर बनाकर एक तीसरा सर्कल बनाना है। फिर बी को सेंटर में रखकर चौथा सर्कल बनाना है और इसी प्रकार 5वां सर्कल भी बनाना है। अब हमें इन 4 सर्कल के जोड़ पर 4 बिंदु प्राप्त होते हैं। देखो स्क्वायर हो गया। हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, और इन बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर का आकार मिलता है जो सटीक दिशाओं के साथ अलाइन करता है। और इसमें जो कोने मिलेंगे वह परफेक्ट 90 डिग्री के होंगे। और इसी तरह वेदी और यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। अब अग्नि वेदी में जो वर्गाकार यज्ञ कुंड होता है, उतना ही क्षेत्रफल उस वृत्ताकार यज्ञ कुंड का भी रखा जाता था। तो ऐसा कैसे किया जाता था वह हम जानते हैं। शुल्बसूत्र की मत सिर्फ अग्नि कुंड को लेकर ही ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर दी भाई ने। अभी बहुत कुछ है, मैं ऐड ऑन करूंगा लास्ट में। बना लिया। अब हमें उसी वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही वृत्त को भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं को जोड़ता हुआ एक वृत्त बनाना है। फिर हमें x और y का विस्तार करती हुई और O को चिन्हित करती हुई एक रेखा बनानी है। फिर x और y के बीच में 3 समान भाग करने हैं। अब हमें z को चिन्हित करना है।
अब x y 1/3 के रूप में है, इसीलिए y z 1/3 है पर z x 2/3 है। अब हमें O और Z बिंदु के साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यह O और Z से बना सर्कल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सर्कल का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही है। यह तो हुई वर्गाकार और वृत्ताकार की रचना। देखिए कितनी डीप साइंस, हमें बताया नहीं गया आज तक कि एरिया ऑफ सर्कल हाउ कुड, मैं आप अंग्रेजों को बताऊं इंग्लिश में, है ना, जो कहते हैं मैं भी दिखा दूं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाउ वी कैन मेजर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। दो बार सर्कल हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ये हो सकता है कि सर्कल और स्क्वायर का एरिया कैसे हम मेजर करें। हम लगाएंगे फॉर्मूले, ढूंढेंगे फलाना थ्योरी, फलानी एल्गोरिथम, ये वो लटर पटर, जबकि सिंपल फार्मूला है, डब्बा वो है सर्कल है, उसका सर्कल पूरा लो, उसका 2/3 जो उसका एक्स एक्सिस है और उसका टॉप कॉर्नर है सर्कल का, उसका तीसरा हिस्सा लेके उसको जेड पॉइंट करके उसको सर्कल मार्क कर दो सेंटर से। लेकिन शूलबसूत्र में त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, चतुष्कोण, षटकोण आदि भौमितिक आकारों को बनाने के सूत्र दिए गए हैं और इन सूत्रों का उपयोग कर कई प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण छात्रों के पास करवाया जाता था, जिससे छात्र आसानी से ज्योमेट्री के नियम सीख जाते थे। यह यज्ञ कुंडों के साथ साथ यज्ञ वेदी भी बनाई जाती थी, जैसे कि शैन चित्ती, रक्चक्र चित्ती, कूर्म चित्ती आदि। यज्ञ कुंड और यज्ञ चित्ती का निर्माण करते करते छात्र पाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते थे और पाइथागोरस का प्रमेय भी सीख जाते थे। तो कई लोग कहेंगे कि पाई का मूल्य और पाइथागोरस का प्रमेय तो पश्चिमी गणितज्ञों की देन है। वैदिक काल में यह कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि हमारे ऋषि पाई के मूल्य से भलीभांति अवगत थे। पाई एक गणितीय नियतांक है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है, जिसका मूल्य 3.1415 के बराबर है। यदि किसी वृत्त का व्यास 1 अंगुल है तो उस वृत्त की परिधि पाई के बराबर यानी कि 3.1415 अंगुल जितनी होगी। आर्यभट्टीय गणितपाद सूत्र 10 में आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। चतुराधिकं षट्मष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणा अयुतद्वयस्य विष्कम्भस्यासन्नो वृत्तप्रीणाः। मतलब कि 100 में 4 जोड़े 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का भाई साहब दिमाग फेल करने वाली चीज है, व्यास पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि पाई का मूल्य आर्यभट्ट ने 3.1416 बता दिया था, जो कितना सटीक। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार पाइथागोरस से पहले ही हमारे ऋषि बौधायन ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण के वर्ग का नियम दिया था। दीर्घस्याक्षण्या रज्जुः पार्श्व। पता क्या दिक्कत है, क्या हम इनको सिर्फ एक मंत्र समझ के, ये क्या यार समझ नहीं आ रहा, दीर्घस्याक्षणा रज्जु परसमान्य उतरने के माने च, है ना, मंत्र है, अभी पढ़ने नहीं आते। सबसे बड़ी बात, इसको पढ़ने का क्या तरीका वो भी एक वीडियो में लेके आएंगे संस्कृत की। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ संस्कृत के प्रोफेसर्स के साथ टाई अप की, ताकि आपको थोड़ी सी संस्कृत और वैदिक लिपि की भी जानकारी दे सके। बहुत कुछ है। अब तक यहाँ तक वीडियो देख रहे तो भाई 80 मिनट्स की आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। बहुत कुछ बताएंगे आगे। तिर्यका मानीच यत् पृथक् भूते कुरुतस्तदुभयां करोति। एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती हैं। यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस के पहले से ही थी। देखो कितना सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल्स है, वो क्या करते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर था, एक बेस था, और तीसरा क्या होता है वो टेढ़ा सा, मेरे माइंड में स्किप कर गया वो, चलो कोई नहीं, मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं रहा हूँ। अब सिंपल देखो कि 5 बॉक्सेस का एक डब्बा सा बना दिया वैदिक और वैदिक साइंस में। परपेंडिकुलर को 4 का बना दिया, दूसरे को 3 का बना दिया, लाइन खींच दी और सेम वो हो गया। वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम का वो है फार्मूला, है ना। हाइट प्लस लेंथ प्लस इज इक्वल टू क्या था, कर्व सी वो टेढ़ी लाइन। तो जब वेदों में वो पूरे का पूरा ना, आप बुक्स पढ़ोगे, अगर वेदों को स्टडी करोगे, ये रीजनल फ़ोटो ली गई है, ये बाकायदा इसको फ़ोटो वहाँ पे अंकित है ऐसी।
तो जो हम ये यूरोपियंस हैं सारे, इन्होंने क्या किया है, इसको डिकोड कर लिया कि ये 4 है, ये 2 है, क्या ऐसी लेंथ मेजर हो सकती है। उसने फिर इसके बाद कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना के जो पाइथागोरस थ्योरम बनाई, और एक अलग सी वो पता नहीं फार्मूले से दे दी, और वो कौन सा था वो जिसने बनाई थी जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह है ना। तो उठाया सारा कुछ हमारे वेदों से है यूरोपियंस ने। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी फिर अपने इंडियंस में ऐसा कोई क्यों नहीं है। तो सबसे बट्ठा जो बेड़ा गर्क हुआ वो हुआ मुगलों का। खिलजी की माँ मरी, अकबर की माँ मरी, औरंगजेब की माँ मरी, ये मान लो दुनिया की गंदी से गंदी गाली जो आप जानते हो वो मेरी तरफ से उनको निकाल दो, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलजी, इसने साले ने इतना नुकसान किया ना। हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो हमारी, उसको आग लगाई, उसमें ये सारा आर्किटेक्चर और लिटरेचर सारा कुछ था हमारा, वो उठा के यूरोप मुगल ले गए अपने सऊदी में, अब अपना मिडल ईस्ट में कुछ यूरोपियंस आए, यूरोपियन अंग्रेज़ों ने क्या किया, वो लूट के ले गए हमें। हमारा ये मान लो कि 80% लिटरेचर हमारा चोरी किया गया। जो 10% है वो रीजनल बचा, 10% को मॉडिफाई कर दिया। किन्होंने कर दिया? बाबर की औलाद ने। तो हर कॉन्सेप्ट वीडियो में ये मेरी गालियाँ निकलेंगी इनसे, क्योंकि आज इंडिया सुपर पावर होता है। ये लोग डर गए थे भाई साहब। मैं चलो अब यूमेट्री का तो टॉपिक ये ख़त्म हो गया, अभी बहुत कुछ था इसमें, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी। जाते जाते मैं बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक क्यों हुआ। तो जो एक मुग़ल शासक थे वो बीमार हो गया मुग़ल शासक। तो जैसे अकबर वगैरह थे ना, ये ऐसी कोई था, शायद खिलजी ही था वो। तो क्या हुआ, कहते हैं कि ये बीमार हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसने दुनिया भर के वैद्य, डॉक्टर, हकीम उस समय के बुला लिए। तो जब वो उनको बुलाया तो वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। जब वो ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि जब ठीक नहीं हुआ बादशाह तो क्या करें, कहते हैं जी आप हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बड़े से बड़े वेदाचार्य हैं, उनको बुलाओ, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो वहाँ से 2-3 टीचर्स, प्रोफेसर्स को लगा लो, या आचार्य को लगा लो, डॉक्टर्स को लगा लो, एक तरीके से मॉडर्न भाषा में कहें तो बुला लिया। तो कहते कि जी ये बीमार है, ये ठीक करने, कैसे ठीक होंगे। तो उन्होंने मेडिसिन बना के दे दी, कहते लो जी। अभी इन मुग़लों की कट्टरता देखो, हिंदुओं के प्रति नफरत। कहता है जी ये हिंदू है यूनिवर्सिटी, ये हिंदू लोग हैं, मैं नहीं इनसे लूँगा। तो कुछ ऐसा करो कि मैं ये आपका जो हिंदुओं का खाना मैं खा ना सकूँ, लेकिन मैं इसको बिना खाए ठीक हो जाऊँ। रीजनल स्टोरी है, सच्ची बात। तो क्या हुआ, जो हमारे वेद गए थे डॉक्टर वगैरह, उन्होंने माइंड लगाया कि देखो मुग़ल है तो कुरान शरीफ का ये कलमा पढ़ता होगा, है ना, नमाज अदा करता होगा। तो उन्होंने जो पेपर्स थे अपना कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ की, तो पेपर्स की कोटिंग कर दी उन्होंने मेडिसिन के साथ। तो अब क्या है कि जैसे हम वो करेंगे, पेपर को टच करके टर्न करते उस समय, है ना, पढ़ते पढ़ते कि बार अपना हाथ मुंह को लग गया, कभी कैसे लग गया, फिर कुछ मान लो मैं ऐसा नहीं कहता कि वो मुंह को हाथ लगा के कुरान शरीफ को टच कर रहा था, करते भी होंगे, उन सालों का कौन सा कोई दीन धर्म था। पेपर को उसने ऐसे ऐसे पेजेस फोल्ड करते ही गए पढ़ते समय। तो क्या करता, लास्ट में हाथ लगता, तो क्या था, जो वो मेडिसिन थी वो मेडिसिन उसके हाथ पे लग गई और वो अंदर जा रही थी। उसके बाद हो गया उसका ट्रीटमेंट। ठीक होने के बाद कहता मैंने देखो दवाई लिए बिना ठीक हो गया। कहते नहीं, आपको इस तरीके से दवाई दी गई। दवाई देने के बाद क्या हुआ, वो डर गया। कहता यार आज ही इन्होंने इस तरीके से इतना बड़ा मेरी बीमारी ठीक कर दी, इनके पास कितनी नॉलेज होगी। अगर भारत के पास ये नॉलेज रहेगी तो मेरे देश के लोग, मुग़ल साले कभी भी भारत के नहीं हुए, ये भारत में आक्रमण करता थे, ये मिडिल ईस्ट से आए थे। ये बात याद रखना। जो ये बुर्के सुर्के वगैरह जितने हैं ना, ये मिडिल ईस्ट से आए हैं। वो किसी और वीडियो में टॉपिक करेंगे कि बुर्के का क्यों पहनते हैं या क्या है। तो क्या था कि उसने इतना, देखो यार, जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया भाई तेरा, जिन लोगों ने तुझे ठीक किया, तेरा दवा दारू की, उन लोगों के ही आपने, उसने जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे आके आग लगा दी। 4-5 बार नालंदा पे आक्रमण हुए हैं, जलाई गई है। जब खिलजी ने सबसे भयंकर आग जलाई थी तो 40 दिन तक आग जलती रही। नालंदा आज भी बिहार में है, जाके देख लेना, जलने के निशान आज भी मिल जाएंगे आपको। तो रह के नफरत तो देखो आएगी, सामने आएगी। बहुत अच्छा हुआ जो अभी सनातन को लग रहा है कि लोग दोबारा इसकी तरफ मोल्ड आउट हो रहे हैं और जान रहे हैं कि हम कितने महान हैं।
तो सिर्फ ये ज्योमेट्री की ही थी, आगे और भी वीडियोस की में आप डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। एक अगर डाटा स्ट्रक्चर में आपका इंटरेस्ट है तो डाटा स्ट्रक्चर में पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो एल्गोरिथम थी वो आपने पढ़ी होगी। ये सारी सनातन में मौजूद हैं, मैं उसके बारे में भी आपको जिक्र करूँगा। तो आई होप यहाँ तक देखे तो बेसिकली आपको वीडियो लाइक पसंद आई होगी। आगे कैसी वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। और लाल सा बटन है सब्सक्राइब बड़ा दबा दो यार, व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ यूट्यूब का भी इशू चल रहा है, मेरा फ्रीज़ वगैरह हो गया, कहते पता नहीं कैसे चलेगा। आप तो चलो जानकारी देते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बाबर की औलाद ने जाके रिपोर्टिंग ही कर दी हो। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।